बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है, जिस पर रद्द अमल देते हुए हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम को आइन शिकनी करार दे दिया गया। मरियम नवाज साहिबा औरंगजेब साहिबा इस हवाले से कहती हैं कि आइन शिकनी पर सदर को आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। इस समय दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको सर, अहम डेवलपमेंट्स में एक तो आज खान साहब आज अदालत के सामने पेश हुए और हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त उनकी मंजूर कर ली गई। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी साहब ने ज़मीनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया, जिस पर हुकूमत कहती है कि गैर आइनी इक़दाम है और उसके हवाले से जो है वो आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। देखें, सबसे पहले तो ये सारी जो सूरत हाल बहरानों की तरफ बज़ाहिर लगता है कि डेडलॉक्स हैं। तुर्की के हवाले से मैं कोई बात यहाँ करना चाहूँगा। चंद रोज़ पहले ये चूँकि लाइव प्रोग्राम रियल टाइम लाइव जा रहा होता है, तो एक बड़ा सानिया, बड़ी आफत तुर्की में हमारे बरादर मुल्क से भी ज़्यादा दिलों के करीब जी। तो वहाँ पर एक बड़ी आफत आई, बड़ा ज़लज़ला। और उसमें ये प्रोग्राम चूँकि लाइव जा रहा होता है, रियल टाइम लाइव, तो उसमें यह है कि एक नज़र होती है मुख्तलिफ के लाइव की खबर आ जाए। तो इस दौरान वो अचानक एक मैसेज आया और वो टर्किश या सीरियन या वहाँ से कोई नंबर था, और उसके ऊपर कि जी वो एक वीडियो सी उस पर आई और कि जी ऐसे हुआ। तो मैंने उस पर वो बात कह दी कि शायद यहाँ से कहीं से कोई सामान ऐसा गया है जो क्या, वो उसके बाद वो लाइव चला गया। अच्छा, उसकी बाकायदा फिर यहाँ से एनडीए में हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें, एनजीओज, मीडिया, मतलब एक एक तरफ मैं हैरान। वहाँ पे सफारत खाना, इसको प्रॉपर इसको देखा गया इस चीज़ को, और उसके बाद कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई गलती से भी तसव्वुर भी कहीं ऐसी चीज़ चली गई। और फिर उसके बाद जो है ये बाकायदा करके तो मुझे ये जब पता चला, तो अब मैंने बहुत मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे ज़्यादा लाइव ट्रांसमिशन सैलाब पे, जल्ज़ले पे, शौकत खानम और मुख्तलिफ हवालों से, बल्कि सुनामी जब आया था तो उस वक्त भारतीय एक टीवी नेटवर्क के साथ भी, मतलब इससे हट के कि जी, तो मतलब ये तसव्वुर भी नहीं था मेरे जहन में उस वक्त कि ये चीज़ इस तरह से एक वायरल हो जाएगा उसका क्लिप। तो दिल की गहराइयों से एक तो माजरत, उस पर माजरत अब की जाए या अफसोस का इजहार करूं, जो भी इस पे हो कि वो उस वक्त वो ये बात हुई। लेकिन उसके साथ ही मुझे एक इस पे ये भी एहसास हुआ कि कितना ज़्यादा तमाम दुनिया में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, यानी सफारत खाने, कल अपना के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तंजीम के साथ एक यूएस एम्बेसी में टर्की के लिए फंड रेजिंग हुई है, वो कितना हसास है इस मौजू पे। अच्छा, ना सिर्फ टर्की तो हमारे दिलों से करीब है, और मैं जो कि ज़्यादा स्ट्रेटेजिक चीज़ें और ये सारा डिस्कस कर रहा होता हूँ तो मैं उस हवाले से, लेकिन उससे बढ़ के टर्की के साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं कि मतलब बिल्कुल जैसे आप लोग इतना तकलीफ में यहाँ पे हैं पाकिस्तान में कि जैसे वो खुद गुजर रहे हैं इसका। जी बिल्कुल। तो माजरत और उस पर अफसोस का इजहार, और मतलब मुझे इल्म नहीं था कि वो एक तरह से, और ये एक्चुअली होता ही है कि ट्रांसमिशन में जो बैठे हुए तो अक्सर ये होता है कि जी आप बताएं, आपने इतना अनाउंस कर दिया, इतनी मदद कर दी, अच्छा पहुंचा नहीं पहुंचा। अभी भी हम पिछले दिनों भी जो सैलाब वगैरह है, तो वो एक बात ऐसी गुजरी और उससे माजरत करके मैं आगे बढ़ता हूँ इस यकीन के साथ कि माजरत जहाँ जहाँ जिसकी, क्योंकि वहाँ पे इतनी टीम्स हैं पाकिस्तान की, इतने लोग काम कर रहे हैं, और ये सियासी तकसीम से ऊपर है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई नॉन पॉलिटिकल लोग जो कि सियासत में जज्बिन, एनजीओ से वाबस्ता हों, टीचर्स हों, सिक्योरिटी एहलकार हों, फौज के लोग मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो तमाम लोग वहाँ पे, मीडिया बहुत ज़्यादा, तो तमाम लोगों से माजरत एक बार फिर, और ये कि मतलब इस पे तो मैं अल्लाह के हुजूर भी इससे अल्लाह माफ़ फरमाए इस गलती पे।
अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं इस पे। टर्की का जिक्र अभी थोड़ी देर बाद आएगा। टर्की के अंदर बड़े बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं इससे इस तमाम आफत के दौरान। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में क्या हो रहा है? 9 तारीख को सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि उन्होंने इलेक्शंस का ऐलान किया। जी बिल्कुल, 9 अप्रैल। अच्छा, इसको 9 अप्रैल को, ये 9 अप्रैल जो है ये वो तारीख है जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत पिछले साल 9 अप्रैल को, इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त ये वो तारीख है, ये वो वक्त है 9 अप्रैल का, कि जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब की असेंबली से इस्तीफ़े और इजलास और फिर वो आगे चला गया और फिर रात के वक्त 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी। तो आरिफ अलवी साहब ने ये जो 9 अप्रैल की डेट अनाउंस की उसी को गालिबन देख के रखी है रमज़ान के दौरान। अच्छा, इसके ऊपर जाहिर है कि मुख्तलिफ शख्सियात दरमियान में थीं जो कि ये कोशिश कर रही थीं, और मुझे उम्मीद है कि अब भी कोशिश होगी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बैठेंगी आपस में। देखें, मैं आज ये टर्की का जो डेली सभा है, डेली सभा, उनकी जो 8th हमारी स्लाइड है, मैंने उसको देखा और मैं इस कदर इसको देख के वहाँ पे देखें कि प्रेसिडेंट उर्दगन ने और उनके जो मेन ओपोनेंट हैं इलेक्शंस में, मेन ओपोनेंट, वो मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे जलजला है वो एक साथ जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि वो अलग अलग भी जा सकते हैं ना, अलग भी जा सकते हैं, अलग भी जा रहे होंगे, लेकिन कुछ जगहों पे वो सियासत को एक तरफ रख के, कोई आफत है मुल्क में, पूरे तुर्क आप देखें कैसे, आप मुख्तलिफ मुल्कों से सीखते हैं, हम इंडिया से भी सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल सर, बहुत सारी चीज़ें। और मतलब है कि ये जो ब्लॉग्स वगैरह की बात होती है, जो गुफ्तगू की आगे पीछे, तो मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि ये सबसे शायद जो बेहतर, अगर कोई ब्लॉग, कोई ओरिजिनल ब्लॉग बना हुआ है दुनिया में प्रॉपर, तो वो शायद सार्क है, वो शायद सार्क है। क्योंकि आप जो मर्जी कर लें, अमेरिका, यूरोप, आगे पीछे, दाएं बाएं, इधर उधर, वो मतलब अल्टीमेटली जो एक सिविलाइजेशन है ना आपकी, कि जी ज़बान कौन सी बोलनी है, कल्चर क्या है, कैसे आगे आपका डायलॉग किसी न किसी। और ये जब कोविड आया उस वक्त एक अजीब सी हालात थे उसमें, लेकिन उस वक्त ये दुख भी था, और मैं बार बार ये कहता रहा कि काश इस वक्त, काश ऐसा होता कि इस वक्त यहाँ पे कोविड के दौरान ये दोनों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातचीत हो रही होती। और ये शायद सबसे अच्छी बात ये हुई है पिछले 2-3 सालों में कि एक सीज फायर है वहाँ पे। अब ये मसाइल आगे कैसे हल होनी है, कैसे बातचीत आगे बढ़नी है, ये जाहिर है कि दोनों मुल्कों के जो पावर कॉरिडोर्स अकाबरीन है वो तय करेंगे। लेकिन ये है कि ये कुदरती, आप देखें कि एक बात बनती है कि जहाँ पे ये नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सार्क ममालिक के सारे जो हैं वो, और उसमें बल्कि इसको ऐड, इसमें और मुल्क ऐड होने चाहिए। अब तो वो इसमें, इसको सार्क को, मेरा अपना ख्याल, इसमें तो और मुल्क आप ऐड करते जाए ना, तो आपको एक और एक आपको वाइडर सपोर्ट, एक वाइड, उसमें अफगानिस्तान भी ऐड करें, ईरान को भी कहें, उधर को फैलाते चले जाएं आप इश्यूज, आपकी ट्रेड, पूरा बहुत सारे मसाइल इसमें हल हो सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि कश्मीर का इशू, और उस पर लेकिन कैसे बढ़ना है आगे, कैसे बात होगी उसको, ऐसे तो नहीं कश्मीर को, मतलब जो कुछ हो रहा है वहाँ पे तो उसको नजर, तो लेकिन आगे बहरहाल, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ इंसानी बुनियादों पे होगा ना, अगर भारत में भी कुछ हो इस वक्त, अल्लाह ना करे, तो पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे फौरी तौर पे प्रेशर बिल्ड होगा कि वहाँ पर आप इमदाद करें फौरी तौर पर। और हमने मतलब उनकी तरफ से हमारे लिए आई है माजी में बहुत दफ़ा, और हमारी तरफ से उधर गई है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी है बदकिस्मती के साथ कि वो एक गुफ्तगू का स्टेलमेट हुआ है जिसे खुलना चाहिए। अच्छा, तो एक तो बात ये, दूसरी बात जो है वो ये कि अब प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया ये 9 अप्रैल का। उन्होंने इससे पहले 1-2 दिन बड़ी तलखी रही, क्योंकि उन्होंने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को और उनसे कहा कि आप आएँ। इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया कि जो आपकी इसमें ख़त में जो गुफ्तगू का लबो लहजा है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और ये सारी बात, और ये उसकी मजम्मत भी हुई।
लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो, ये देखें, ये एक डेडलॉक हो गया है प्रेसिडेंट की तरफ से, और ज़्यादा ख़राब हो गया है डेडलॉक। उन्होंने अब ऐलान कर दिया। अच्छा, ये जो है इससे पहले ही वो जो ख़त लिख रहे थे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उन लोगों में से, एयाज सादिक साहब उस तरफ से, और मेरे ख्याल से साद रफीक साहब का नाम आया था पहले, और भी लोग हैं बहुत सारे। मेरे ख्याल से एहसन इकबाल साहब भी काम कर सकते हैं इसमें। मतलब और मतलब मैं किस किस का नाम लूँ, मतलब आप, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नवाज के इस तरफ जो हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खट्टक साहब, बाकी लोगों से वो मुलाकात करके कोई इसहाक डार दरमियान साहब में, भी मिलते रहे हैं डॉक्टर इसहाक डार साहब की असल में इसहाक डार साहब की जो मुलाकातें हुई हैं ना, उस पर खान साहब की तरफ से ये था कि ये आपसे, मतलब आरिफ अलवी साहब की पोजीशन असल में दरमियान में ही होता है ना, कि उनकी पोजीशन ऐसी हुई हमारे यहाँ, और पाकिस्तान की तारीख भी ऐसी रही है ना, पाकिस्तान की तारीख भी ऐसी रही है कि वो मतलब आप ये देखें ना कि ऐसी सूरत हाल शायद ये 58(2)B के बाद पहली बार, इससे पहले जो जितने भी सदूर रहे हैं उन्होंने तो 58(2)B को पे वजीर आजम को अजीब सा उनका रोल रहा है। और उसमें चाहे वो गुलाम इसाक खान हो, या चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक हो, या वो फारूक लगारी साहब हों, तो असेंबलियाँ तोड़ने के, तो 58(2)B जो ख़त्म हुई है, तो उसके बाद जो है ईवान सदर से वो 58(2)B ख़त्म हो गई कि वो असेंबलियाँ नहीं तोड़ सकते। तो फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट की पोजीशन थी, सवाए आसिफ अली जरदारी साहब के, क्योंकि वो जाहिर है उनकी पॉलिटिकल पार्टी, वो उनको भी करते थे उसको पार्टी को, और वो जाहिर है कि फैसला यूसुफ, साजी हाँ, में। वो बड़ा उन्होंने एक तरीके के साथ, यूसुफ गिलानी साहब भी हैं और जरदारी साहब भी हैं, जी। ठीक है। और तो वो एक बड़ा उस वक्त के जो हालात थे, और तो उन्होंने उसको इंटेलिजेंटली उस वक्त उसको रन किया उस दोनों। और उन्होंने साथ ही कहा कि मैं इख्तियारात पार्लियामेंट को दे रहा हूँ सारे, और बाकी उन्होंने 18वीं तरमीम भी हो गई। लेकिन वो जाहिर है कि वो उन्होंने दे दिया, क्योंकि उनका वजीर आजम था, तो उन्होंने तो वैसे ही वजीर आजम से कहना था तो घर जाओ, तो वजीर आजम उनके जो है वो, आप देखें ना, जब ये खत वाली बात हुई थी, गिलानी साहब पार्टी के साथ किया, जरदारी साहब के साथ खड़े, वो मुस्ताफी खत हो नहीं गए किया, थे। वो चले गए, नहीं मुस्ताफी नहीं हुआ, अदालत की तरफ जी से जी। जो बात हुई थी ना उन पर। तो अच्छा, तो उसके बाद ये हुआ, तो वो वैसे ही चले गए थे। तो बात यह है कि वो अब, तो वो ऐसी सूरत हाल कभी नहीं बनी। उसके बाद भी जो सदूर आए मुस्लिम लीग नवाज के दौर में, या तो नहीं ऐसी सूरत। अच्छा, अब सूरत हाल सदर का ऑफिस फिर एक अजीब से तनाज़े में आ गई। सदर का ऑफिस तनाज़े में नहीं आया। मेरा ख्याल है कि सदर का ऑफिस, अगर मुशर्रफ साहब के दौर को मैं निकाल के, जो उसके अलावा अगर देखूं, तो सदर का ऑफिस लगारी साहब के बाद इस तरह से शायद मेरा नहीं ख्याल कि कभी दरमियान में फंस गया हो, ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो गई हो जहाँ पर मुशर्रफ साहब के दौर में भी सदर का ऑफिस एक, उन्होंने कहा जमाली साहब से जाओ, तो जमाली साहब चले गए। उन्होंने कहा शौकत रशीद आ जाओ, आ गए, तो ऐसा कोई इशू। लेकिन यह है कि वो 58 भी नहीं थी, लेकिन वो चलता रहा काम। अब यह है कि वो सदर के लिए ये प्रॉब्लम हो गई थी कि साकदार भी मिल रहे हैं, और कभी ख्वाजा आसिफ मिल रहे हैं, कभी कोई मीटिंग्स हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है। और वो इमरान खान साहब की तरफ से ये था कि भाई आप किधर हैं, मतलब हमारी तो बातचीत ही नहीं हो रही, तो मतलब ये कैसे मुमकिन है। तो सदर दरमियान में आपने देखा होगा कई दफ़ा सदर जब ये मतलब है कि बहुत सारे फैसले ऐसे थे जिसमें आरिफ अलवी साहब का शायद नुक्ता नज़र ये था कि असेंबलीज को रखा जाए, अभी इलेक्शंस का मसला होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने अल्टीमेट, उनकी जाहिर है कि उनकी पार्टी है, फैसला उन्होंने तो साजी वो उन्होंने करनी थी। मतलब अब जो ये कह रहे हैं जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी उनके खिलाफ जो है वो आर्टिकल आइन को तोड़ने आइन की, शिकनी पर। शिकनी की कार्रवाई की जा सकती है, और वो एक कारिंदा बैठा हुआ है पार्टी का, और वो तो सदर मुमलिकत का जो ऑफिस है उसको सही तरह से वो नहीं चला रहा। जी। लेकिन और इसके ऊपर जाहिर है वो एक बात कर रहे हैं आइन और कानून के लिहाज से। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने इस मरहले पे ये भी तो देखना था ना कि क्या उन्होंने तारीख में अपना नाम, हो सकता है उन्होंने आइन के खिलाफ काम किया, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाए, हो सकता है इलेक्शन कमीशन ने कल इस पे हंगामी इजलास बुला लिए, हो सकता है इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रजू करे, हो सकता है सदर के पास इख्तियारात ना हो आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे आरिफ अलवी साहब ने ये फैसला करना था कि क्या उन्होंने कोई फारूक लगारी के तौर पे तारीख में रहना है, या उन्होंने इमरान खान के कारकुन के तौर पे रहना है। और ये बात मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून भी चूंकि गुजरी है इन मराहल से तारीख के,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गुजरी है इन तमाम मराहिल से। तो ये जो भी इस वक्त सूरत हाल है सदर के ऑफिस के लिहाज से, तो ये अब मतलब वो उनके लिए ये फैसला करना जो उन्होंने आज ऐलान किया, ये जानते हुए कि इसमें आईनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, उन्होंने फैसला किया कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। और ये आइन शिकनी होती है या जो भी कार्रवाई होती है, और जाहिर है इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर, क्योंकि मतलब है कि एक सूरत हाल ऐसी है कि जिस सूरत हाल में वजारत दाखिला, इलेक्शन कमीशन जो है ना, मतलब इलेक्शन कमीशन कैसे करवाएगा? मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें कोई 50, 60, 70 लाख, 1-1.5 करोड़ लोग तो नहीं है। मतलब उसने या उसका कोई अलग से IMF के साथ उसके मामला चल रहे हैं कि उसका IMF पैसे दे देगा, वो जाएगा, वो पूछेगा इसहाक डार साहब से, ये वजारत खजाना से पूछेगा आपके पास कितना पैसा है। IMF के साथ मामला वहीं खड़े हैं, अभी तक वहीं खड़े हैं जहां पर ये आज से कई रोज पहले खड़े थे। और मुझे इसहाक डार साहब ने आज स्पीच की है कौमी असेंबली में, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, टैक्सेस लग गए हैं अब, लेकिन उसके बावजूद ये जो हमें बरादर मुल्कों की तरफ से पैसा आना है उसका क्या बनेगा, रोल ओवर्स का क्या होगा, कर्जे का, और कितने दिन के ज़खायर रह गए हैं, दिन गुजर रहे हैं ना तेजी से, और क्या हमने सारी शराइत पूरी कर दी हैं, क्या मुआहदा साइन हो जाएगा, फिर अगर हो भी जाता है तो पैसा क्या मार्च में आएगा, बोर्ड मीटिंग कब होगी, अप्रैल तक कितने, तो फाइनेंशियल तौर पे हालात मतलब खराबी की तरफ जा रहे हैं। और अचानक अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन मैं ज़रा सिर्फ ब्रेक पे जाने से पहले और पाकिस्तान के हवाले से पहले यूं ही जिसका कोई ताल्लुक तो नहीं बनता, लेकिन मैं सिर्फ ब्लूमबर्ग को यहाँ कोट करके जो 16th हमारी स्लाइड है उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि और अल्लाह ना करे मुझे इस वक्त ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल ये श्रीलंका इलेक्शन कमीशन सेज इट लैक्स फंड्स टू होल्ड पोल्स। वहाँ पर इलेक्शंस जो हैं वो मुलतवी हो गए हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। 9 मार्च को जी उनके पास तो उन्होंने कह दिया, स्टेट पे कह दिया, और इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। अब इसमें जो है, तो अब वो खजाना आपकी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है मुल्क में, है ऑलरेडी, वो तो है परमानेंटली आपके, ये अफगानिस्तान का कोई वो हम पता ही कुछ नहीं असल में कि हुआ क्या उस वक्त, उन दिनों में जितना ज्यादा मीडिया से दूर रखा गया है। मतलब हमें, मतलब पूरी दुनिया, मतलब यहाँ से आप मतलब अफगानिस्तान में से कैसे लोग आए, कौन से आए, कहाँ बसे, क्या हुआ, ये तो 9/11 के बाद हुआ था कि अचानक वहां पे बॉम्बिंग शुरू हो गई थी और हजारों की तादाद में लोग आ गए थे पाकिस्तान, और फिर वो बड़ा मसला हो गया। तो उसमें से बहुत सारे लोग अलकायदा और कैंपों से उठ के, और एक यहाँ पे फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा समझ। तो उसके बाद तो बहुत, यानी ये मामलात काफी अरसे से ये चल रहा है। और मैं कम से कम देखें, मतलब है कि बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए, बिल्कुल बातचीत होनी, मुज़ाकरात होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत हो चुका है, ये इतनी दफा फेल हुए हैं डायलॉग्स। ये जब होता है ना, मतलब लोग नहीं, उस पर आप क्या बात, वो फिर जाते हैं, फिर गड़बड़, फिर जाते हैं। तो एक दफा आपने जो है ना इसको एलिमिनेट करके जिनको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाना था वो कर दिया। अब ये इसको खत्म कर देना चाहिए इस इशू, क्योंकि दहशतगर्दी इज प्रॉपर दहशतगर्दी, मतलब ये कोई, मतलब कुछ एक्सेप्टेबल ही नहीं है किसी रियासत में, मतलब किसी जगह पर, कि वो जो स्टेट है वो अपनी हदूद के अंदर ऐसे लोगों को टॉलरेट करे, मतलब बर्दाश्त भी करे कि जो पता चलेगी जी वो उनके पास। और ये मतलब ये बहुत खौफनाक बात है, ठीक है ना, कि उनके ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। इसके तो स्ट्रेट क्रैकडाउन और पता बिल्कुल चलना चाहिए कि क्या शराइत थी, कैसे हैं, क्यों हैं, और सिक्योरिटी एजेंसीज उनके पीछे लगी हुई हैं, और यकीनन और पुलिस भी और बाकी। तो इशू ये है कि वहां पर आपकी सूरत हाल ऐसी, तो ये इलेक्शन की तरफ मामला ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट गालिबन, लेकिन इशू ये, और साइफर जो है उसके ऊपर बेंच बन गया सुप्रीम कोर्ट में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 22 तारीख को साइफर की हियरिंग हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके कानूनी पेचीदगियां क्या हो सकती हैं। जस्टिस फाइज ईसा साहब सुनेंगे, जस्टिस फाइज ईसा साहब समाप्त करेंगे। साइफर जो इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि साइफर के तहत होंगे, तो वो सारी अपील्स को 22 तारीख लग गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, वापस आके बात करते हैं मजीद आपसे। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सदर की जानिब से जो ये फैसला किया गया है, कि आप समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट तक गालिबन जाएगा, ठीक है। मुझे बज़ाहिर ऐसे ही लगता है अभी। लेकिन जो मेरे लिए थोड़ा सा इसमें जो तशवीशनाक बात है ना, जो एक वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीजन है। देखें, पॉलिटिकल डिवीजन तो होती है और होनी चाहिए एक जमहूरियत में, या जमहूरियत ना भी हो तो भी एक डिवीजन हमेशा होती है सोच की, ख्यालात की। लेकिन अल्टीमेटली होता है कि बात चली जाती है। अगर इलेक्शन कमीशन से भी कोई मामला है तो इमरान खान साहब भी कभी जो था यहाँ पे जब वो आए थे 2014 में, तो उसके बाद वो जो धरना उनका ख़त्म हुआ था, तो वो भी इलेक्शन कमीशन हल्के खोलो, वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। अब इशू यहाँ पर ये मेरा ख्याल है कि ये शायद ऐसा कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान की तारीख में कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें एक बदकिस्मती के साथ सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज, और वो इस तरह से कि ये होगा तो ऐसे होगा, और जो इस तरह हुआ नहीं है कभी भी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, जो मेरे लिए तशवीश का सबब है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि लाहौर में भी आप देखें कि लाहौर में पुलिस ऑफिसर्स के हवाले से बाकी, तो अल्टीमेट फैसला कौन करेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट के भी कोई बेंच बनता है तो वो बेंच बनेगा तो एक साइड कहेगी नहीं, एक साइड कहेगी हाँ। आरिफ अलवी साहब देखें, शायद जो मेरी कुछ बात हुई कुछ लोगों से, तो एक डिवीजन अंदर मौजूद थी पहले दिन से। मतलब एक डिवीजन हर पार्टी में होती है, मुस्लिम लीग में भी सोच की डिवीजन, लेकिन वो देखें ना, शाहिद खान अब्बासी साहब एक आपको डिफरेंस, लेकिन वो फिर दोबारा मरीम नवाज ने कहा मैं नहीं छोड़ रहा भाई मुस्लिम लीग नून, इधर वो उनके साथ जलसा रैंक किया उन्होंने। तो इसी तरह से यहाँ पे एक सोच ये थी कि असेंबलियां तोड़ी जाएं ना तोड़ी जाएं, क्या वाकई इसके नतीजे में इलेक्शन होगा? क्योंकि इमरान खान साहब को इलेक्शन करवाना है हर सूरत, तो उसमें 2 असेंबलियां टूट गई। कुछ कहते थे लोग नहीं तोड़। अब देखें कि जो कल शेख रशीद साहब ने कल बात की थी सुबह, उन्होंने कहा था कि आरिफ अलवी, एक सोच आखिर तक ऐसी रही कि जी इसको अभी, क्योंकि ये इसके ऊपर ये तय थी बात कि इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब देना है, और इलेक्शन कमीशन को चूंकि वो खत लिख चुके थे, तो वो खत लिखने का जो रिस्पांस आ रहा था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि ये गैर आईनी है, लेकिन शेख रशीद साहब ने कल जो बात की थी, तो जाहिर है कि एक सोच है इमरान खान साहब की और पीटीआई के अंदर भी, कि उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन का ऐलान करें वरना इस्तीफा दें। अच्छा, अब तो यहाँ पर शायद वो फिर मैंने वही बात की ना कि आरिफ अलवी साहब के लिए भी ये मसला हो गया कि यार अगर मैं इस्तीफा नहीं देता और खत भी नहीं लिखता तो मतलब फिर मैं तारीख में कहाँ खड़ा हूँगा जाके। और तो उन्होंने इससे उससे बिल्कुल, यानी अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है या आइन क्या कह रहा है, और उसमें तो देखें ना जो मतलब प्रेसिडेंट के पास तो एक बड़ी कम पावर्स हैं, बहुत कम पावर्स हैं 18वीं तरमीम के बाद, बहुत ही कम पावर्स हैं। तो इसको लेकिन हतमी फैसला, मैं यहाँ कोई राय नहीं देना चाह रहा, हतमी फैसला इस पर ये मुख्तलिफ माहिरीन कानून आ रहे हैं और वो बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें इशू ये है, इसमें इशू ये खड़ा हो गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी जो है वो इमरान खान साहब के नज़दीक वो मुतनाज़े है। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच, कौन से बेंच, फुल लार्जर बेंच बनेगा, पूरी कोर्ट बैठेगी, कैसे होगा, ये कैसे फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट? इलेक्शन कमीशन जो है वो तो सदर आरिफ अलवी साहब ने उनको बुलवाया था सुबह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ताकि वो ये लिखेंगे उसमें कि मैंने मुशावरत की, और उसके बाद लेकिन उसका नतीजा नहीं हुआ और मैं ऐलान कर रहा हूं। लेकिन वो मुशावरत के लिए वो गए नहीं, उन्होंने वैसे ही ऐलान कर दिया। अदालत की जानिब से केस के दौरान रिमार्क्स ये आए थे कि अगर गवर्नर पंजाब की तरफ से ये फैसला नहीं होता तो सदर और इलेक्शन कमीशन मिलकर ये फैसला करें। अच्छा, अब मसला ये है ना कि सदर और इलेक्शन कमीशन मुशावरत से करें ना, तो इलेक्शन कमीशन ने तो जवाब दे दिया उनको पहले ही। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन को तो अल्टीमेटली मुशावरत तो नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रहा है, और इलेक्शन कमीशन के पास एक कागजात मौजूद हैं कि हमें वजारत दिफा का लेटर ये है, वजारत ख़जाना का लेटर ये है, मतलब मुल्क में पैसा कहाँ है, मतलब आप हमें कहीं से देखिए ना, वो इलेक्शन कमीशन भी डिपेंडेंट है ना भाई, वो पूछेगा कि कहाँ पे सूबाई हुकूमत से नहीं, मतलब पुलिस कहाँ पे लगेगी, टीचर्स कौन से स्कूलों में जाएंगे, कहाँ पर वो, मतलब एक पूरा उसमें इलेक्शन कमीशन तो फिर सबसे पूछता है ना, चीफ सेक्रेटरी से आप इस दिन ये होगा, ऐसे क्या होगा, तो उसमें उनके पास वो कह रहे हैं भाई अभी यहाँ पे ज़ख़ैर कितने दिनों के पड़े हैं आपके पास, आपका मुआहदा IMF से हो नहीं रहा, और इसके दौरान आप एक इलेक्शंस को
तो वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पहले ही जवाब दे चुका है, ठीक है। अब यहां पर अब ये मामला जाता है, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे बस ये है कि ये, और इस दरमियान में फिर ये भी बातें दोबारा इस्लामाबाद के अंदर और बड़े यानी जो यहाँ पे बाखबर लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी यहाँ पे अब मजीद ऑडियो लीक्स आनी है और मजीद ये सारे मामला, उसके नतीजे में या वीडियोज आनी है, ऑडियोज आनी है, क्या होनी है खुदा जाने, और वो आ रही हैं मुसलसल। आप देखें वो किस्तों खान साहब ने में खत लिख दिया है डॉक्टर साहब अदालत इनकी को कि तहकीकात की इसकी जाए, लेकिन वो तहकीकात की नहीं जाए। उसमें देखें वो आरिफ अलवी साहब, अब मैंने आपसे कहा ना ये जो है वो कि एक कमीशन बनाया जाए, वो आरिफ अलवी साहब क्या बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, वो बनेगा नहीं बनेगा कमीशन। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बड़े डेडलॉक पे इसलिए हम चले गए हैं क्योंकि अदालतों का जो इशू है ना इस वक्त कि मरीम नवाज साहबा ने जैसे कहा कि ये जो है ये मतलब उन्होंने कहा बाकायदा कि आईनी नहीं इमरानी जजेज हैं, और इमरान खान साहब का कहना ये है कि ये तो इनका मतलब उनको अपना ये करते रहे माजी में, तो दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बदकिस्मती से अल्टीमेट फैसला अदालतों ने करना है, अदालतों के ऊपर इस वक्त अदालतें अब कैसे इसको हैंडल करती हैं ये देखना है, वरना एक बड़ा फिर प्रेसिडेंट का के खिलाफ उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, अब वो किस अंदाज की कार्रवाई होगी आईनी तौर पर या क्या हो सकती है, या आजम नजीर तारड़ साहब ने भी कहा वो देखना है। तो ये बदकिस्मती से देखें अल्टीमेटली तो बैठना है, सबने बैठना ही है तो आगे चलेगा मुल्क, लेकिन वो डायलॉग बिल्कुल ही ऐसी जगह पर पहुंचा हुआ है जहां पर कोई बातचीत इस वक्त जो है मतलब है कि बिल्कुल इस वक्त पता चले कि जी फलाना आदमी उसके साथ मिला है बैठा है, तो वो उधर से उसकी क़यादत और इधर से इनकी क़यादत, बिल्कुल वो बहुत ही आप समझें कि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन होगी बदकिस्मती के साथ, और ये माशी बहरान, सिक्योरिटी बहरान, आइनी बहरान, ये सारे एक साथ मुख्तलिफ। अच्छा अब इसमें वापस आता हूँ इस पर कि अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के खिलाफ क्या हो सकता है, क्या इम्पीचमेंट हो सकती है, क्या इम्पीच करेंगे, इम्पीच कैसे करेंगे, ये भी एक सवाल है। नया प्रेसिडेंट कैसे होगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके लिए सूबाई असेंबलियां जरूरी हैं, अगर 2 सूबाई असेंबलियां नहीं है तो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कैसे होगी, और प्रेसिडेंट को आप मुआवजा कैसे करेंगे, मुआवजा तो सूबाई असेंबलियों से शुरू होता है, और प्रेसिडेंट का जो कॉलेज है वो तो सूबाई असेंबलियां तो है नहीं दो। तो डॉक्टर साहब क्या निगरान नहीं सेटअप मुझे वो नहीं कर सकता? नहीं निगरान सेटअप की तो बात ही नहीं हो रही ना इस वक्त। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट कौन करेगा, निगरान सेटअप तो असेंबली नहीं है ना, निगरान सेटअप असेंबलियां नहीं है ना दो, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो असेंबलीज करती हैं। सही। तो जो 2 असेंबलियां नहीं है तो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो सकता, और इंपीचमेंट भी प्रेसिडेंट को 4 सूबाई असेंबलियां निकालती हैं। ठीक, मैं ये बात कह रहा हूं, और फिर कौमी असेंबली होती है। तो वो चूंकि प्रेसिडेंट का कॉलेज नहीं है तो उनको इंपीच भी नहीं किया जा सकता और नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी नहीं हो सकता। इससे हटके अगर कोई और कार्रवाई हो सकती है तो वो फिर हुकूमत उसके ऊपर जाहिर है कि एक दिन में आ जाएगी कि कैसे प्रेसिडेंट से कैसे प्रेसिडेंट मतलब उस पर भी अदालत ही फैसला करेगी ना कि इन्होंने आर्टिकल 6 तोड़ा है, क्या किए, तो कैसे। अच्छा एक तो बात ये होगी, दूसरी जो या वो प्रेसिडेंट अपनी जगह रहेंगे तो क्या कार्रवाई हुकूमत करती है। अच्छा अब इसमें एक दो बातें जरा वापस आते हैं कि प्रेसिडेंट के अगर हुकूमत ने ऐलान कर दिया हम कार्रवाई करेंगे, और फिर इमरान खान साहब कैसे इलेक्शंस की तरफ आगे जा सकते हैं, क्योंकि जेल भरो तहरीक परसों से शुरू हो रही है। अच्छा और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये 2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी। अब इसका मतलब है कि उनके पास अगर ये इंफॉर्मेशन है कि इसने 2 हफ्ते चलना है जेल भरो तहरीक ने, तो इसका मतलब है ये काफी लंबा टाइम है 2 हफ्ते। अगर बुध से लेकर 2 हफ्ते शुरू करें तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के उस वक्त अंदरूनी हालात, सिक्योरिटी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस कहां खड़ा होगा ये 2 हफ्ते के बाद। तो इसमें अच्छा तो इसी दौरान ये बड़े ग्लोबल लेवल पे ये जो कुछ हो रहा है ना, आप इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते रीजनल सिचुएशन से। आज जो है वो अचानक सुबह 8 बजे प्रेसिडेंट बाइडेन कीव पहुंच गए यूक्रेन, और यूक्रेन पहुंच गए सुबह 8 बजे, और कैसे पहुंचे, तकरीबन 10 घंटे ट्रेन में उन्होंने पोलैंड से सफर किया, और पोलैंड से सफर करके वो पहुंचे यूक्रेन में कीव। और प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो, इससे पहले कहा जा रहा है कि जी प्रेसिडेंट बुश जो हैं उनके वो गए थे इराक 2003 में या 4 में, इस तरह से जब उनके बिल्कुल किसी को पता नहीं था, उनकी सीक्रेट सर्विस को भी नहीं पता था, या प्रेसिडेंट ओबामा आए थे अफगानिस्तान 2010 में जब किसी को नहीं पता था। और यहां पर उन्होंने कल रात को एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया प्रेसिडेंट बाइडेन ने और उनकी अहलिया ने, और उसके रेस्टोरेंट में खाना खा के और उन्होंने आज के दिन का व्हाइट हाउस का एक खाना रख दिया। और उनकी सीक्रेट सर्विस को भी नहीं पता था
कि उनके साथ जैक सुलिवन उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और एक उनकी और ओवल ऑफिस के डायरेक्टर और दो रिपोर्टर जिससे उन्होंने वो टेलीफोन वगैरह ले लिए थे। और उसके बाद वो जब ये अनाउंसमेंट यानी जब दिन रात को तो खामोशी से फ्लाई किया उनका प्लेन। और जब वो क्रॉस कर गए यूरोप को और उसके बाद वो पोलैंड उतरे, पोलैंड से वो ट्रेन में बैठे, 10 घंटे उन्होंने ट्रेन में ट्रैवल किया और वो सुबह 8 बजे कीव पहुंचे। और जब कीव में वो यूक्रेन और जब वो वहाँ पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं, क्योंकि साल हो रहा है 24 तारीख को, जुम्मे को साल हो जाएगा जंग छिड़े, तो जब वो आए तो उसी वक्त सायरन बजना शुरू हो गए। जब वो बाहर निकले ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ उन्होंने 50 जो है वो वहाँ पे एड का भी ऐलान किया, मज़ीद एड का ऐलान किया उन्होंने। जाहिर है कि अभी यानी अगर 50 अरब डॉलर्स की इमदाद का ऐलान हो चुका है अभी पिछले दिनों जब ज़ेलेंस्की गए थे, तो ये 100 अरब डॉलर अभी तक अमेरिका दे चुका है इस जंग को, 100 बिलियन डॉलर्स। एब्राहम टैंक्स भी दे चुका है। लेकिन जिस वक्त वो बात कर रहे थे तो सायरन बजने शुरू हो गए, क्योंकि वहां इतला आई कि बेलारूस से एक मिग त्यारा जो है उसने बॉम्बर उसने परवाज की है। तो पूरे बॉम्बर पूरा ये वॉर जोन में इस तरह से देखें, अफगानिस्तान इराक डिफरेंट था, वहां फौजें थी अमेरिका की, यहाँ यूक्रेन में अमेरिकन फौजें नहीं है। तो ये बाइडेन जो हैं, जो बाइडेन ने एक मेरा ख्याल से बहुत बड़ा रिस्क लिया और इससे कि वो वहां पर चले गए। और ये 20 मिनट का है बेलारूस से अगर आप मिसाइल फेंकें तो कीव तक पहुंचने में, वापस आके और उसके बाद वो वहां से फ्लाई कर गए और कल पोलैंड में होंगे। ठीक है, बल्कि ऑलरेडी पोलैंड में। जी ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब भी आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, उनकी हिफाजती जमानत की दरख्वास्त जो है वो मंजूर है। और एक अभी जब तक ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो एक की समाअत अभी हो रही है, तो अदालत में ही है। अच्छा, और उसके ऊपर अब देखना ये है इस पे जो मैंने आपसे, लेकिन आप ये देखें, मैं आपसे फिर वही कल भी मैंने बात की थी, दोबारा कह रहा हूँ कि जो पूरी सिचुएशन है उस सिचुएशन में इमरान खान साहब ने इलेक्शंस तक जाना है और हुकूमत ने यह जो अरेंजमेंट है जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, बाकी उन्होंने इसको अपने जो अपनी हुकूमत है उसको आगे करना है। यानी वो फाइनेंशियल इमरजेंसी तो अब लग नहीं सकती किसी भी सूरत, क्योंकि असेंबलियां नहीं है, तो उसकी तो असेंबलियां होती हैं, तो वो तो इमरान खान साहब ने दोनों असेंबलियां इसलिए तोड़ी कि ये शायद इमरजेंसी जो है उसको उसकी तरफ ना जा सकें। लेकिन बहरहाल वो तो नहीं है वक्त। इशू ये है सारा कि इसके अंदर अब अगर आरिफ अलवी साहब के खिलाफ कार्रवाई करती है हुकूमत कोई भी, तो वो किस शक्ल में होगी और उसका क्या जो एक रियासती बहरान है उससे क्या हो, उस पर यानी आप देखें ना, वो अपनी जगह बहरान बढ़ रहे हैं। अब आईनी बहरान, उसमें जो है वो माशी बहरान, वो उस तरफ से सब हट के और इस तरफ लग गए हैं सारे लोग। जो चंद दिनों के बाद जब बिल्स आएंगे और महीने के आखिर के ऊपर उनको पता चलेगा कि क्या हुआ, और फिर रमज़ान अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए, लेकिन उसमें जो महंगाई के तूफान जन्म लेंगे, तो यहाँ पर अभी चंद दिनों में अभी आएंगी चीज़ें सामने। और IMF की तरफ से कह दिया कि आप सादगी जरूर करें। तो इसमें अब, और इमरान खान साहब ने आज तमाम दिन जो है आप देखें कि हुकूमत और पूरा मुल्क इंगेज रहा शाम तक उन्होंने, और परसों से उनकी जिलबरो तहरीक शुरू होने जा रही है। अच्छा, तो बात यह है कि और हुकूमत सारा दिन मुफ्त वो देखते रहे कि अभी तक मेरे ख्याल से वो आज का दिन सारा इमरान खान साहब की पेशी पे हो गया। परसों उन्होंने मैंने कहा ना कि इंगेज, पूरी हुकूमत उधर इंगेज है। अब इस और मुख्तलिफ बहरान जन्म लेते जा रहे हैं। अब इसमें दूसरी जो बात है जो बड़ी तशवीशनाक है वो ये है कि जो मीटिंग नाकाम हुई है, देखें प्रेसिडेंट पुतिन चाहते थे हमेशा कि वो उन्होंने ज़ेलेंस्की को माना ही नहीं कुछ। पहले दिन से ये जंग शुरू हुई तो उन्होंने बात सीधी सीधी रखी थी अमेरिका के सामने कि आपने नेटो को एक्सपेंड नहीं करना, आपने जो है यहाँ पे बेसिस नहीं बनानी, आपने असला नहीं देना यूक्रेन को, आपने, और ये 2008 में जो बात, इससे पहले तो हमारे दूर रहेंगे आप यहाँ से। 2008 में जो कमिटमेंट हुई थी साथ में, तो वो अगले साल जॉर्जिया में आ गए थे वो, और 2014 क्रीमिया ले गए थे। तो लेकिन ये है कि आप ये देखें कि वो उन्होंने कहा था कि अल्टीमेटली ज़ेलेंस्की से बात ही नहीं, अल्टीमेटली होता था कि बाइडेन आए, इसमें भी दरमियान में बाइडेन आ जाए। तो बाइडेन अल्टीमेटली, वैसे यूरोप के बेशुमार लीडर्स, बाकी लोग सारे, बहुत से लोग यूक्रेन जा चुके हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन को वो अब ले आए डायरेक्ट कि मैं और बाइडेन, बाकी सारे यूरोप में भी डिवीजन है इधर, मैं और बाइडेन।
दूसरी जो बात, एक बड़ी अजीब सी बात है, तो वो ये है कि जो चाइना के जो उनके जो मुशीर खारजा या टॉप उनका जो ऑफिस है डायरेक्टर का फॉरेन मिनिस्ट्री में, वो जब अभी म्यूनिख में थे तो उनकी मुलाकात वहां पे यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से हुई है। वो यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर जो रशिया और चाइना यूरोप में एक अपना प्लान लेकर आ रहा है आने वाले दिनों में, पीस एग्रीमेंट। और वो पीस एग्रीमेंट जो है उसमें ये होगा कि जी कैसे यूरोप को जाना चाहिए, न्यूक्लियर जो है वो वेपन्स इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, ये सारा अमेरिका और के लिए ये कंसर्न का सबब बन रहा है कि चाइना जो है वो यूरोप के अंदर, यानी रशिया भी चाइना की सुन रहा है, यूरोप भी चाइना की सुन रहा है, वो तो ये कंसर्न पैदा कि चाइना मौजूद है यूरोप के अंदर और वो सबसे बड़ा, यानी वो यूक्रेन से भी बात कर रहा है वो, और कह रहा है हम बीच में जो है वो सुलह करवाएंगे, और पुतिन भी उनसे बात कर रहे हैं और यूक्रेन भी बात, और जेलेंस्की उनकी तरफ देख चुके हैं कई दफा प्रेसिडेंट शी की तरफ कि प्रेसिडेंट शी इस मसले को हल कराएंगे, बाइडेन नहीं कराएंगे। तो ये एक जो वेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉक्स के लिए ये कंसर्निंग बात है कि चाइना ही शायद यूक्रेन और रशिया के दरमियान कोई मीडिएट बाकी तो सारे जो है ना, देखिए मैक्रोन आए, चांसलर आए जर्मन, इजराइल के लोग आए, टर्की आप ब्लिंकन, सेक्रेटरी ब्लिंकन टर्की से होके गए। अच्छा। और वहां पर उनकी जो टॉक्स हुई हैं, एक तो उन्होंने उन इलाकों का दौरा किया है जहाँ पे तबाही हुई है, लेकिन उनकी साथ ही टॉक्स हुई हैं जिसमें जो कि फेल इसलिए हो गई हैं, जो स्ट्रेटेजिक टॉक्स थी कि वो F-16 तैयारे जो हैं वो अमेरिका उनको देने पे तैयार हो रहा है अगर कांग्रेस अप्रूव कर दे, लेकिन उसको लिंक कर रहा है कि आप स्वीडन और फिनलैंड को मेंबर बनाएं। वो कह रहे हैं, टर्की कह रहा है कि ये F-16 का मामला बिल्कुल अलग है, स्वीडन और फिनलैंड के जो मामला हैं उनको मेंबरशिप नेटो का वो अलग है, इनको आपने लिंक नहीं करना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।